और हमारे साथ हैं हिमांशु वाजपेयी भाई। स्वागत है आपका हिमांशु भाई। नमस्ते मुबारक भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बस बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए, क्या चमक रहे हैं, क्या जच रहे हैं? प्रेम बस थोड़ा सा बस। ऊपर कर लीजिए, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा है, हम आपके चेहरे का तमाम नूर देखना चाहते हैं। ये मेरे लिए हाँ थोड़ी ये टेढ़ी खीर है असल में। हाँ 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 बिल्कुल। ये एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था कुछ दिनों पहले लाइव करना लटक से, तो जी। मेरे को भी ये सारी दिक्कतें आती थी कि फ्रेम कैसे रखे, मोबाइल कैसे पकड़े। और वो सवाल मैंने भी किया था कि क्या मैं लैपटॉप से लाइव हो सकता हूँ। अच्छा। तो मुझे भी जो बताया गया था मैंने आप तक पहुंचा दिया आज। नहीं, खैर, मेरा ये हिमांशु विचार है वाजपेयी कि हमारे साथ। फ्रेम कैसा भी हो, प्रेम ठीक रहना चाहिए। सही है जी। जी। क्या बात कही है आपने, बिल्कुल जी। बिल्कुल, प्रेम ठीक रहना चाहिए। जी। खैर, स्वागत है आपका। और जो नए साथी जुड़े हैं उन सबको बता दूं, खैर हिमांशु जी का परिचय अब हम क्या ही दें, मतलब क्या ही दें। लेखक हैं, किताब लिख चुके हैं, किस्सा गो है, दास्तान गोई की विधा में सुपरस्टार है। मतलब ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड तक भी पहुंच गए हैं। सेक्रेड गेम्स में नजर आए थे, बहुत धांसू वेब सीरीज जो सबने इतनी पसंद की। और तो और मतलब देश की सीमाओं से बाहर भी चले गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाया है, इनकी दास्तान गोई है अगले महीने वहां पर भी। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे, हिमांशु हमको बता ही देंगे। जी। तो हिमांशु भाई, क्या है आज का लाइनअप, हम किस बारे में बात करेंगे? मेरे ख्याल से भगत सिंह की कल जयंती है, जी। जी। जिस बारे में हम जी। प्री लाइव बात कर रहे थे। हमें उसी के इर्द गिर्द बातें रखनी चाहिए, वो इतना इंटरेस्टिंग है पूरा। जी। तो उससे पहले आप शॉर्ट में जी। मुझे, या हमारे उन नए पाठकों को जो नहीं जानते कि दास्तान गोई एक्चुअली है क्या विधा, जैसे मैंने आपकी फोटो लगाई थी अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, तो कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। तो मैंने जी। कहा दास्तान गोई के सुपरस्टार है। तो उन्होंने कहा वो क्या होता है। तो ऐसे वो क्या होते वाले जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे, उनके लिए बता दीजिए कि अच्छा, वो क्या होता है और कितना शानदार होता है। तो दास्तान गोई यूं लफ्ज तो भारी भरकम लगता है, लेकिन आसान जबान में कहें तो कहानी सुनाने की कला है। दास्तान यानी कहानी, गोई यानी कि कहना। तो दास्तान सुनाना, कहानी सुनाना, किस्सा सुनाना तो एक कला है जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसका एक अदना सा खादिम हूँ। और अलग अलग दास्तानें सुनाता हूँ। तो कल 27 सितंबर है, भगत सिंह की जयंती है। तो एक दास्तान हमारी है क्रांतिकारियों पर, खास तौर पर अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल पर। वो कल एक हम अच्छा, परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में आपसे बात हो रही थी जी। तो कहाँ है ये दास्तान गोई, अगर हमारे साथी देखना चाहें कैसे देखेंगे? ये दास्तान गोई यूं तो रूबरू की विधा है, लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल है तो ऑनलाइन हो रही है, जूम पर हो रही है। और इसका लिंक आपको मेरे बायो में, यानी मेरा जो इंस्टा प्रोफाइल है उसके बायो में है। तो जिनको इसको अटेंड करना है वो वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद इसका हिस्सा बन सकते हैं। कल शाम को 6:30 बजे से है ये, और काकोरी एक्शन के बारे में है। और रजिस्टर कर दें और उसका हिस्सा बन सकते हैं जी। दास्ताने तमन्नाए सरफरोशी, कुछ जी। बताइए इसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये दास्तान बुनियादी तौर पर काकोरी एक्शन 1925 में जो हुआ था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने 8 डाउन पैसेंजर में रख के सरकारी खजाने को लूट लिया था, उस एक्शन के बारे में है। उसकी पूरा एक्शन और उसके बाद मुकदमा और उसके बाद जिस तरह से शहादत हुई क्रांतिकारियों की, उसके बारे में है। और उसकी पूरी गाथा को बताती है। लेकिन खास बात जो ये है इस दास्तान में, वो ये है कि आमतौर पर हम क्रांतिकारियों के बारे में बुनियादी चीजें जानते हैं, फिल्मों में भी बगाहे बगाहे फिल्में भी आती रही हैं। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके एक्शन को तो जानते हैं, उनके विचारों को फरामोश कर देते हैं। उनका ख्याल क्या था, उनका मकसद क्या था, उनकी वैचारिकी क्या थी, इस बात को उतनी संजीदगी से नहीं जानते। तो एक कोशिश की है इस दास्तान के जरिए ये बताने की कि ये जो क्रांतिकारी थे, जो बहुत कम उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, ये सिर्फ एक जुनून, एक दीवानगी में ऐसा नहीं कर रहे थे। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, एक वैचारिकी थी। तो ये कोशिश है उस वैचारिकी को लोगों तक पहुंचाने की। और खास बात इस दास्तान की ये है कि इसमें दास्तान तो है ही, म्यूजिक भी है। तो हमारे जो साथी हैं कोलैबोरेटर वेदांत भारद्वाज, उन्होंने क्रांतिकारियों के जो नगमे हैं,
जिन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में इस्तेमाल किया क्रांतिकारियों ने, या जैसे अशफाक तो खुद ही शायर थे तो उन्होंने कुछ शायरी खुद भी लिखी, उस शायरी को कंपोज किया और गाया है। तो हम कहानी सुनाते हैं और वेदांत बीच बीच में उन गानों को गाते हैं। तो इस तरह से एक म्यूजिकल नैरेटिव है 1.5 घंटे का, जिसमें एक तरीके से आपके सामने पूरी एक रील चलती है, एक चित्र है उस पूरे दौर का कि किस तरह से काकोरी एक्शन हुआ और किस तरह से क्रांतिकारी अपनी जो मंजिल थी, जिसे हम कहते हैं जामे शहादत पीना, वहां तक पहुंचे और किस तरह से उनकी शहादत ने हमारे देश की राजनीति को प्रभावित किया। और आज हम उन्हें किस तरह से याद करते हैं या हमें कैसे याद करना चाहिए, ये पूरी गाथा उस दास्तान में है जो आप कल सुन सकते हैं। जी खैर, इस बात का जामिन तो मैं भी रहूंगा दोस्तों, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, कि दास्तान को जब आप सुनते हैं, जब आप वहां मौजूद होते हो, तो जाहिर सी बात है वो एक अलग ही पिक्चर बन जाती है, और जो प्रस्तुत करते हैं हिमांशु भाई, वो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। तो ये मैं खुद जानता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर जहां कहीं भी हिमांशु भाई परफॉर्म करते मिले, लपक लीजिएगा मौका। हिमांशु भाई, क्या फिर तैयारी क्या रही इसकी, कैसे रही? कि तैयारी यूं रही कि असल में इसका जो ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए इसको तैयार करने का, वो ये था कि जितने भी ये क्रांतिकारी रहे हैं उनमें से ज्यादातर की जिंदगी, बाद की जिंदगी, खासतौर पर आजादी के बाद की जिंदगी बहुत ही खराब रही है, बहुत ही खस्ता हाल वो रहे हैं, बड़ी गुर्बत में बसर करते रहे हैं। और जो शहीद भी हुए हैं उनकी भी हमने एक रस्म अदायगी तो की, हम उन्हें जयंतियों पर और उनके जो पुण्यतिथि होती है उस पर याद तो करते हैं, लेकिन हमने उनको विचारों को नहीं सहेजा, उनके स्मारकों को नहीं सहेजा। तो काकोरी स्मारक है काकोरी में, लखनऊ के पास, जहां मैं बहुत सालों पहले जब मैं पत्रकार हुआ करता था तो एक रिपोर्ट के सिलसिले में गया था और उसकी बहुत खराब हालत देखी थी। तो तब से वो बात दिल में कहीं चुभी हुई थी, और जब कहानी सुनाने लगा, जब दास्तानें सुनाने लगा, तो अचानक से मुझे याद आया कि ये इतनी खराब हाल में अगर काकोरी स्मारक ये जगह है तो इसकी जरा कहानी लोगों को बताई जानी चाहिए। और सिर्फ वो स्मारक की बात नहीं है, रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी एक्शन के नेता थे, उनके घर वाले एकदम तबाह होकर इस दुनिया से गए। उनकी माँ जो बहुत बहादुर थी, उनका किस्सा भी आपको सुनने को मिलेगा, वो परेशान होकर गरीबी से, उनके पिताजी, उनका भाई, उनकी बहनें, वो सब के सब परेशान होकर गए। अशफाक उल्ला खां के मजार को बनवाना चाहते थे गणेश शंकर विद्यार्थी और बनारसीदास चतुर्वेदी, वो नहीं हो पाया। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। रोशन सिंह के घर वाले बहुत गरीबी में बसर करते रहे। तो मुझे ये लगा कि इस कहानी को और खासतौर पर इस पहलू को भी लोगों के सामने लेकर जाना चाहिए। और उसके बाद तकरीबन 2 साल रिसर्च की है, किताबें पढ़ी हैं, क्रांतिकारियों के घर वालों से जाकर मिले हैं, उन जेलों में जाकर के वो जगह देखी हैं जहां पर ये सारे क्रांतिकारी रहे हैं, इनसे जुड़े जो मुकदमे के कागजात हैं उनको देखा है, और उसके बाद क्रांतिकारियों की अपनी लिखी किताबें पढ़ी हैं, और उसके बाद ये एक नैरेटिव तैयार किया है बड़ी मेहनत से। जी, बड़ी मेहनत से, जो कल प्रस्तुत होगा और जिन्हें हम देखेंगे उन सारे किस्सों को। कल भगत सिंह जी का जन्मदिन है जी, तो काकोरी क्रांतिकारियों से उनका क्या कनेक्शन था, क्या रिश्ता था, कुछ इस पर रोशनी डाल पाएंगे आप? काकोरी के जो क्रांतिकारी थे, खासतौर पर अशफाक और बिस्मिल, ये तो भगत सिंह से सीनियर थे, यानी एक पीढ़ी पहले के क्रांतिकारी थे अगर हम यूं माने, जो कि तकरीबन 10 साल बड़े थे। बिस्मिल 1897 में पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए 1907 में, अशफाक 1900 में पैदा हुए। तो इस तरह से एक पीढ़ी पहले के थे। लेकिन जो रिश्ता बनता है वो बहुत खास है। जब काकोरी एक्शन के क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए हैं तो भगत सिंह को इस ये काकोरी एक्शन जो था, इस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव भगत सिंह पर पड़ा इसका। तो एक तरीके से उनकी चेतना को झकझोर दिया इस पूरे एक्शन ने, और उसके बाद वो और जद्दोजहद के साथ और जुझारू होकर जुड़ गए। और उसके बाद खास बात ये थी कि भगत सिंह अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार जो गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा, वो गिरफ्तार किए गए हैं पंजाबी मैगजीन कीर्ति में, जो कि शोभन सिंह जोश निकालते थे। उसमें काकोरी के क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र लिखने के आरोप में, यानी उन्होंने काकोरी के जितने अभियुक्त थे सबका एक ब्रीफ प्रोफाइल लिखा था।
तो उस वजह से, और ये प्रोफाइल आज मिल जाते हैं भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज जो छपे हैं उनमें, तो यहां से वो पहली बार पुलिस की निगाहों में आए थे भगत सिंह। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो जब आप ये प्रोफाइल जब आप पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि भगत सिंह कितने आदर से, कितने सम्मान से और कितनी एडमिरेशन से याद कर रहे हैं अपने इन साथियों को। और दूसरी चीज है कि भगत सिंह ने सिर्फ याद ही नहीं किया, भगत सिंह 2 बार पंजाब से खास तौर पर कानपुर आए और कानपुर से लखनऊ आए। उन्होंने जेल से, लखनऊ जेल जो है वहां से अदालत तक का जो पूरा रास्ता है, अदालत थी काकोरी एक्शन की, जीपीओ जहां पर आज लखनऊ का है, वहां रिंग थिएटर था वहां, तो जीपीओ से लेकर लखनऊ जिला जेल की पूरे रास्ते की रेकी की और पूरा प्लान बनाया 2 बार कि इनको रास्ते में हमला करके पुलिस दल पर छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाए क्योंकि अंत समय पर पहरा बढ़ गया था, पुलिस को कहीं से खबर मिल गई थी। तो भगत सिंह बहुत मायूस हुए। और इसके अलावा जोगेश चंद्र चटर्जी एक और क्रांतिकारी थे जो कि आगरा में बंद थे, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से छुड़ाने की कोशिश की गई। तो जोगेश जी को जब छुड़ाने गए हैं ये सारे के सारे लोग, आगरा पहुंचे हैं, तो आगरा में आजाद, चंद्रशेखर आजाद की जेब कट गई थी, उनका बटुआ चोरी हो गया था। और उस वजह से क्या हुआ था कि पूरे जो उनके पैसे थे वो चले गए थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी उसमें था जो किसी नाम से बना था वो चला गया था। तो उसके बाद वो प्लान रद्द करना पड़ गया था। जोगेश जी को आगरा से ट्रांसफर करके कानपुर लाना था पुलिस को, और कानपुर से लखनऊ भेजना था। तो इन लोग का प्लान ये था, ये आगरा से कानपुर जाएंगे और कानपुर में जब ये लखनऊ के लिए बदली हो रही होगी इनकी जोगेश जी की, तब छुड़ा लेंगे। लेकिन उस बीच में किसी ने, अब पता नहीं आगरा में चोरी हुआ कि कानपुर में चोरी हुआ, लेकिन आजाद का बटुआ किसी ने चुरा लिया। तो चंद्रशेखर आजाद का जब बटुआ चोरी हो गया है, जोगेश जी को नहीं छुड़ा पाए ये लोग, तो भगत सिंह वहां तो बहुत संयमित बने रहे। लेकिन शिव वर्मा ने ये लिखा है अपनी किताब सिंह स्मृतियां में कि जब भगत सिंह आ गए हैं वापस जहां उन्हें आना था, तो वो रोने लगे हैं फूट फूट कर। वो इतने मायूस हो गए, इतने रुआंसे हो गए कि रोने लगे, उनको लगा यार नहीं छुड़ा पाए। और इसी तरह से जब बिस्मिल को नहीं छुड़ा पाए थे, तो बिस्मिल की एक गजल मिली थी उन्हें, जेल से बिस्मिल ने भेजी थी कि बाद मरने के उनका पयाम आया तो क्या। तो ये एक तरीके से उलाहना था अपने साथियों को कि भाई समय निकला जा रहा है, छुड़ाना है तो छुड़ा लो। अब भगत सिंह नहीं कुछ कर पा रहे थे तो बेचारे मायूस हो गए थे। तो ये उनका एक रिश्ता था। और इसके साथ एक तीसरा रिश्ता है जो बहुत अहम है। देखिए, काकोरी एक्शन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ जेल में 11 नंबर बैरक में अपने अधिकारों के लिए एक भूख हड़ताल की थी, क्योंकि उनका ये कहना था काकोरी एक्शन वालों का कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें हमारे अधिकार दिए जाएं। क्योंकि उनको खाना भी नहीं मिलता था, उनको शुरू शुरू में वकील भी नहीं मिला, डॉक्टर भी नहीं मिला। दामोदर स्वरूप सेठ जो क्रांतिकारी थे वो बीमार हो गए, तड़पते रहते थे, उन्हें डॉक्टर नहीं दिया गया। तो इस तरह की किताबें नहीं मिली। तो इसके खिलाफ काकोरी वालों ने भूख हड़ताल शुरू की, सत्याग्रह शुरू किया। 1 महीने से लंबी भूख हड़ताल हुई, उसके बाद सरकार झुक गई, मांगे मान ली। तो इसके कुछ साल बाद जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए और जब वो मियांवाली जेल में रखे गए, तो उन्होंने अपनी मांगों के लिए, क्योंकि सरकार का रवैया तो एक ही जैसा रहता था क्रांतिकारियों के साथ, तो सरकार ने भगत सिंह के साथ भी, उनके साथियों के साथ भी यही किया। तो भगत सिंह ने भी एक भूख हड़ताल मियांवाली जेल में शुरू की, जो कि इंस्पायर्ड थी काकोरी के इन क्रांतिकारियों से। और जब ये भूख हड़ताल शुरू की है भगत सिंह ने, तो बाकायदा काकोरी के जितने अभियुक्त उस वक्त तक थे अलग अलग जेलों में, उनको तार किया है कि आपकी प्रेरणा से हम ये भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। और एक तरीके से ये इंस्पिरेशन थी। और चौथी बात जो भगत सिंह का रिश्ता था कि ट्रिब्यून ने और उस वक्त के अखबारों ने लिखा है कि भगत सिंह जब पेशी पर जाते थे तो काकोरी गीत गाते थे। काकोरी गीत कौन सा गीत था? जो काकोरी केस के अभियुक्तों ने बसंत पंचमी के दिन लखनऊ जेल की 11 नंबर बैरक में मिल के लिखा था, और ये कहा था कि आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनने जाएंगे तो ये गीत गाते हुए जाएंगे। वो गीत था मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये बेसिकली काकोरी एक्शन वालों का लिखा हुआ गीत है जो भगत सिंह से मंसूब है, और काकोरी गीत इसे कहते। तो ये इतना रिश्ता है भगत सिंह का काकोरी के क्रांतिकारियों से। जी, ये जो आप इतिहास के इतने सुंदर टुकड़े हमें सुना रहे हैं जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे,
कितना शानदार है। खैर, जब बात भगत सिंह की चली है और शानदार किस्सा गो से बात हो रही है, तो किससे न हो ये कैसे हो सकता है। तो कुछ जरा भगत सिंह के शुरुआती जीवन के किस्से सुनाइए, जो जिससे पता चले उनकी मानसिक मजबूती, उनकी दृढ़ता क्या थी, कैसे वो। देखिए, भगत सिंह का एक शुरुआती किस्सा जो हमें मिलता है वो बटुकेश्वर दत्त ने लिखा है। भगत सिंह चूंकि पंजाब में क्रांतिकारी दल के संपर्क में आ गए थे, लेकिन ये वही समय है जब उनके घर वाले उनकी शादी को लेकर बहुत जोर दे रहे थे, यानी 1923 का वाकया है। तो भगत सिंह पंजाब से भाग आए और कानपुर चले आए। कानपुर जब वो चले आए हैं तो उनकी मुलाकात यहाँ हुई बटुकेश्वर दत्त से। यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो प्रताप निकालते थे, जिसमें भगत सिंह ने खूब लिखा भी है, वहां नौकरी भी की है। तो जब कानपुर चले आए हैं तो बटुकेश्वर दत्त ने एक वाकया लिखा है कि 1924 की शुरुआत होगी। ये लोग गंगा के शहर के बाहर गंगा के किनारे बैठे थे और कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, और किताब थी एक इनके पास जो कि थी द हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रशिया, यानी ये उन रूस के उन वीर पुरुषों की और वीर स्त्रियों की कहानियां थी इस किताब में, जिन्होंने रूस की क्रांति में और हिस्सा लिया था। तो अचानक से ये लोग बातें कर रहे हैं और कस के पानी बरसने लगता है, बिजली चमकने लगती है और बादल गड़गड़ाने लगते हैं और बहुत मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तो चूंकि ये लोग बिल्कुल खुले में थे और गंगा के किनारे थे, तो ये भागने लगे शहर की तरफ। इनको ये डर था कि कहीं बिजली ना गिर जाए, चूंकि उस जमाने में बिजली बहुत गिरती थी और पानी भी बहरहाल बहुत तेज बरस रहा था। अब जब ये भाग के आए हैं, जब आधे रास्ते में आ गए, शहर के पास आ गए, इनको एडवर्ड हॉल एक जगह थी वहां पहुंचना था, तो भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को याद आया कि ये किताब जो है क्रांतिकारियों की जीवनियां जिसमें है, ये तो वहीं छूट गई है। अब भगत सिंह को हैरानी हुई। भगत सिंह किताबों के बहुत शौकीन है। जिस इंसान ने भी भगत सिंह का, उनके साथी ने संस्मरण लिखा है, तो हमेशा ये लिखा है कि उनके पास हमेशा कोई ना कोई किताब रहती थी और किताब क्रांतिकारियों से रिलेटेड थी। तो बटुकेश्वर ने जब ये बताया तो भगत सिंह ने कहा कि तो किताब लेने जाना पड़ेगा। बटुकेश्वर ने कहा कि भाई किताब कैसे लेने जाओगे यार, अभी इतनी मुश्किल से वापस आए हो और ये पानी बरस रहा है और बिजली चमक रही है, तो जाने का क्या मतलब है। तो बटुकेश्वर ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। तो भगत सिंह चूंकि तगड़े थे और दमदार तो थे ही, उनकी मतलब मशहूर भी थे वो अपनी ताकत के लिए, तो भगत सिंह ने इस दलील पे कि मैं ताकतवर हूं, मैं लंबा हूं और मैं जाऊंगा, और कायल कर लिया। और भगत सिंह गए पानी बरसते में, बिजली चमकते में, वो किताब वापस लेने। और जब भगत सिंह चले गए दौड़ते हुए, तो बटुकेश्वर को लगा कि यार ये अकेला चला गया, तो वो भी पीछे से भागे, अंधेरा हो गया था। बटुकेश्वर दत्त ने देखा कि जब मैं उस स्थान पे पहुंचा हूं तो अचानक मेरी ठोकर किसी चीज से लगी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, दिख कुछ नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि भगत सिंह बैठे हुए हैं, उनके अंगूठे से खून निकल रहा है और उन्होंने किताब को ऐसे दबोच के रखा है कि वो भीग ना जाए, गीली ना हो जाए, और खून उनके अंगूठे से बह रहा है, उनका अनाखून उखड़ गया है। तो बटुकेश्वर ने उनकी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा लिया, उससे उनकी पट्टी बांधी, फिर उन्हें लेकर के गए। तो कुल मिलाकर ये बात है कि भगत सिंह क्रांतिकारी जीवन जो उनका था, उसमें विचारों को भी उतनी ही महत्ता वो देते थे। और जिस तरह से वो गए हैं पानी बरसते, 1924 में क्या उम्र रही होगी भगत सिंह की, 1907 में तो पैदा हुए थे, वो 23 साल में तो शहीद हो गए थे। तो वो एक उनकी बात थी। दूसरा एक किस्सा है, बहुत छोटे से मैं बताऊंगा। असेंबली में बम फेंकना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिल्ली में। तो ये योजना भगत सिंह की थी। भगत सिंह ने कहा था कि भाई हम इसके जरिए अपनी विचारधारा बताएंगे, चूंकि 2 बिल आ रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो भगत सिंह ने कहा कि ऐसा होना है। शुरुआती योजना में भगत सिंह बम फेंकने वालों में शामिल नहीं थे। शुरुआती योजना में यह था कि बटुकेश्वर दत्त जाएंगे और उनके साथ वैशंपायन या मौर्य या कोई ऐसा शख्स जाएगा। लेकिन सुखदेव आए भगत सिंह के पास। सुखदेव की भगत सिंह से वैचारिक मामलों में बहसें हुआ करती थी, दोस्त भी दोनों बहुत पक्के थे। सुखदेव ने भगत सिंह से यह कहा कि हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुमसे बेहतर अपनी विचारधारा को समझा पाए। जो कि भगत सिंह के बारे में मशहूर था, वो सिर्फ लिखते ही अच्छा नहीं थे, उनकी वाणी में बहुत करिश्मा था, वो बोलते बहुत अच्छा थे और धारा प्रवाह बोलते थे और बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते थे। तो सुखदेव ने कहा कि भगत सिंह तुमको जाना चाहिए
ये बम फेंकने के लिए। अच्छा, ये क्लियर था कि जो बम फेंकने जाएगा फिर वो उसका बचना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि योजना ही ऐसी थी कि आप बम फेंकेंगे और नारे लगाएंगे और खड़े रहेंगे। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं, ये योजना है और इसके तहत काम होना है। सुखदेव ने एक बात उनसे ये कह दी। अब इससे पहले एक घटना हुई थी 1916 में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जब मुकदमा चला, उसमें भाई परमानंद जो पहले पुराने क्रांतिकारी थे, उनको जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसमें जज ने एक बात कही थी कि परमानंद क्रांतिकारी मस्तिष्क के तो हैं, लेकिन एक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये अपने साथियों को फायरिंग की लाइन में खड़े कर देते हैं और खुद पीछे रहते हैं, योजना बनाते हैं। तो ये परमानंद वाली बात सुखदेव ने भगत सिंह से कह दी कि तुम भी हमें उसी तरह लग रहे हो कि तुम योजना तो बनाते हो लेकिन तुम खतरे में सीधे नहीं उतरते हो। ये बात भगत सिंह को चुभ गई और उसके बाद भगत सिंह ने यह तय कर लिया कि हमें ही जाना है बम फेंकने। हालांकि आजाद ने मना कर दिया, नहीं माने वो, केंद्रीय समिति ने भी कहा कि नहीं जाना है, लेकिन वो गए और उन्होंने वो बम फेंका। वो पकड़े गए, चूंकि खड़े ही रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात है, आजाद ने बार बार अपने साथियों से ये कहा कि मुझे ये समझ ही नहीं आया कि भगत सिंह इस पर जोर क्यों दे रहे हैं कि जो हम बम फेंकेंगे तो वहां से भागेंगे नहीं। भगत सिंह, आजाद का ये कहना था कि अगर क्रांति का दर्शन समझाना है अपने विचारों का तो बम फेंक कर वहां से भाग जाओ, और अगर कभी पुलिस पकड़े तो अपने दर्शन समझा दो। ये उस वक्त पकड़े जाने का क्या मतलब है? तो भगत सिंह ने, आजाद ने भगत सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बहुत बाद तक ये अपने साथियों से ये कहते रहे कि मुझे ये समझ ही नहीं आया कि भगत सिंह गिरफ्तार क्यों हुए, मतलब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी क्यों दी, वो भाग जाते और इस तरह से फिर ये हुई। जी, तो ये दो घटनाएं हैं जो हमें लगता है कि बहुत कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने अपनी वैचारिक परिपक्वता का और साथ ही साथ एक्शन में हिस्सा लेने का, ये दोनों मोर्चों पर जो भगत सिंह ने अपने आप को साबित किया है, और इसीलिए भगत सिंह आज हमारी जो क्रांतिकारी धारा है उसके सबसे चमकती हुई उसकी निशानी है हमारे पास। जी ठीक, ये तो हुई भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की बात की, कैसे उनके विचार परिपक्व थे और कैसी मानसिक दृढ़ता थी वगैरह सब वगैरह। पर भगत सिंह 19-20 साल में, 22 साल में उनका भी अपना एक युवा जीवन रहा है। आप हम जैसे वो भी रहे ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ वैसे किस्से हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताइए जिससे कुछ नया सुनने को मिले। कि जैसे ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति है, बहुत विराट व्यक्तित्व है उसका, जी, तो हमें सब बहुत बड़ा बड़ा नजर आता है और हमको वो पसंद भी है, हम उस पर चर्चाएं कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत आम होता है पर कनेक्ट कर जाता है, कुछ ऐसा हो जाए। बिल्कुल। देखिए, भगत सिंह के बारे में खास बात यह है कि वो बहुत बड़े इंसान थे, विराट इंसान थे, लेकिन अगर उनकी जिंदगी को हम देखें तो उनकी सबसे खास बात है वो ये कि वो बिल्कुल ही आम शख्स भी थे। मतलब कोई देवता की छवि अपनी नहीं चढ़ाते थे, और वो थे भी उसी बिल्कुल हंसी मजाक करने वाले। उनके जितने भी संस्मरण उनके दोस्तों ने लिखे हैं, उनकी छवि जो बनती है वो हमेशा हंसी मजाक करने वाले की, हमेशा छेड़खानी करने वाले की बनती है अपने दोस्तों से। मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ। जैसे एक भगवान दास मौहर जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो संस्मरण लिखा है भगत सिंह का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मौहर जी जो थे, उनको भगत सिंह उनकी शक्ल को लेके चढ़ाया करते थे। भगत सिंह को उनकी शक्ल कुछ किसी तरह से बंदर से मिलती जुलती लगती थी, ऐसा भगत सिंह का अपना मानना था, तो इसको लेके हमेशा ही चढ़ाया करते थे। तो जो पहली मुलाकात है मौहर साहब की भगत सिंह से, वो हुई ग्वालियर में। तो भगत सिंह जब मिले हैं भगवान दास मौहर से, तो भगत सिंह अपने साथियों से मौहर को जब देखा तो देख के हंसने लगे। मौहर भी पहली बार मिल रहे थे, जानते नहीं थे भगत सिंह को, तो उन्होंने ध्यान दिया कि ये हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने धीरे से कहते हुए सुना कि डार्विन ने सही कहा है, बंदर और इंसान के बीच की खोई हुई कड़ी मिल गई। ये मौहर के लिए कहा। तो अब मौहर थोड़े से झेप भी गए। उसके बाद तुरंत बाद फिर खैर परिचय हुआ और भगत सिंह ने बड़े अच्छे से बात की, बड़ी शाइस्तगी से। और उसके बाद एक प्रथा होती थी क्रांतिकारी दल में कि नामकरण होता था, यानी जो नाम
असली होता था उससे नहीं बुलाया जाना, एक अलग नाम रख देना जिससे पहचान ना हो सके। तो भाई विजय कुमार सिन्हा ने और वैशम पायन ने माहौर का नाम ये कहा कि भाई इनकी शक्ल चूंकि ऐसी है तो इन्हें हनुमान या महावीर ऐसा नाम दिया जाए। तो भगत सिंह फिर बोले कि नहीं नहीं, नाम तो ऐसा होना चाहिए जिससे पहचान ना हो सके, इस नाम से तो फौरन की पहचान हो जाएगी, न्यू बुलाया जा रहा है। तो फिर भगत सिंह ने नाम दिया कैलाश माहौर का, और कैलाश का यही माहौर का यही नाम रहा क्रांतिकारी जीवन में। और उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद अगला किस्सा कि माहौर जो है चूंकि पढ़ रहे थे कॉलेज में, सब बिल्कुल यंग लोग थे तो इस कॉलेज में पढ़ते भी थे, तो माहौर को पता चला भगत सिंह को कि माहौर जो है वो फिलॉसफी में फर्स्ट आ गए हैं पूरे कॉलेज में अपने। और इसके साथ ही एक उन्होंने अभिनय की प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें वो फर्स्ट आ गए। तो भगत सिंह ने ये कहा कि भाई फिलॉसफी में फर्स्ट आ गए हो तुम अगर नीचे से फर्स्ट आते फिलॉसफी में तो मुझे ज्यादा आनंद आता। तो फिर उन्होंने बोला चलो वो तो चलो ठीक है फिलॉसफी, अब तुम अभिनय में भी फर्स्ट आ गए, अब बस यही बाकी रह गया है कि तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आ जाओ। तो ये जब माहौर ने सुना तो फिर जेल गए। अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद ये लोग आगरा से चले गए, ग्वालियर से चले गए लाहौर। अब लाहौर का किस्सा सुनिए। लाहौर में हंसराज वोहरा जो कि भगत सिंह के साथी थे पुराने, बाद में वो अप्रूवर बन गए, यानी उन्होंने गवाही दे दी क्रांतिकारियों के खिलाफ। तो वोहरा जब मिलने आए हैं, चूंकि ये जो माहौर थे ये तो लाहौर से वाकिफ नहीं थे, पहली बार लाहौर में थे, तो ये रुके हुए थे भगत सिंह के साथ। तो जब वोहरा मिलने आए हैं भगत सिंह के अड्डे पर, तो भगत सिंह ने ये कहा माहौर से कि नीचे जाओ, वो एक आदमी आया है वो साइकिल के साथ है, उसकी साइकिल ऊपर चढ़वा लाओ। भगत सिंह को सब पहचानते थे, भगत सिंह खुद नहीं जाना चाहते थे। माहौर ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, ये कौन ऐसा लाट साहब है जो खुद साइकिल नहीं चढ़ा सकता है। तो माहौर ने मना कर दिया। अब भगत सिंह ने राजगुरु से कहा, राजगुरु चले गए, साइकिल ले आए। तो जब वोहरा आ गए तो भगत सिंह ने उनसे कहा कि ये जो तुमने किया है ना, अब तुम इसको देख रहे हो, क्योंकि वोहरा बहुत सुंदर थे, बहुत ही लंबे हैंडसम। तो भगत सिंह ने कहा कि वो माहौर देखने लगे कि ये कौन आया है इतना तेज तर्रार आदमी। तो भगत सिंह ने कहा कि हाँ, अब तुम पहले इसकी साइकिल लेने जा रहे थे, अब तुम इस पे इंप्रेशन जमाओगे, अब तुम गाना भी गाओगे इसके सामने, क्योंकि माहौर को गाना गाने का शौक था। तो माहौर ने कहा नहीं नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने कि हाँ नहीं हनुमान जी आप गाना गा दीजिए, हमें इसी का इंतजार है। माहौर ने भी कहा, वोहरा ने भी कहा कि नहीं माहौर जी गाना गा दीजिए। तो माहौर जो है खिसिया गए, उन्होंने एक घूंसा मार दिया भगत सिंह को बहुत तेज। भगत सिंह ने जो धुनाई की है भगवान दास माहौर की, तो उसके बाद सब लोग देख रहे थे, जब पिट चुके माहौर साहब तो फिर वो सुलह कराई गई। फिर भगत सिंह ने कहा चूंकि इसने अटैक किया है, मैंने तो डिफेंस किया, इसलिए संधि की शर्तें मैं तय करूंगा। तो तय ये हुआ कि माहौर गाना गा के सुनाएंगे, कठे गुंतला एक मराठी का गाना था उनका बहुत मशहूर। तो भाई ये तय हुआ और माहौर गाना गाने लगे। माहौर ने जब गाना गाना शुरू किया तो सारे लोग सुनने लगे, लेकिन भगत सिंह माहौर की तरफ पीठ करके बैठ गए। तो माहौर गुस्सा होने लगे, मैं गाऊंगा नहीं, कलाकार का अपमान है, मैं गा रहा हूँ, ये पीठ करके बैठे हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि संधि की शर्तों में ये तय नहीं हुआ था कि मुझे तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठना है, तो अगर मुझे तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ल मुबारक को देखना पड़ेगा, तो मुझे संधि मंजूर नहीं है। तो ये हुआ। अच्छा, ये वोहरा जो थे, ये इन्होंने गवाही तो दे दी थी किसी मजबूरी में या प्रेशर में, लेकिन इन्होंने असली नाम नहीं बताया था। इन्होंने जो माहौर का जो नाम बताया वो कठे गुंटला बताया, और जब परेड करवाई गई तो इन्होंने पहचानने से इनकार किया। तो जयगोपाल जो दूसरा शख्स जिसने गवाही दी थी, जो इनका साथी ही था और बाद में गवाह बन गया था, उसने गवाही दी। और फिर बाद में माहौर ने जलगांव में जयगोपाल के ऊपर गोली चलाई अदालत के बाहर, और उसी केस में माहौर को सजा हुई काले पानी की। जी वाह, सब कुछ कंज्यूम करना। कितने अच्छे अच्छे किस्से सुनाते हैं। और ये एक किस्सा जो भगत सिंह का है फिल्म देखने को लेकर, वो बहुत जबरदस्त किस्सा है, वो सुन लीजिए बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह फिल्मों के बहुत बहुत मुरीद, मतलब फिल्म देखने के बहुत शौकीन। और फिल्म देखने को कहाँ मिलती थी क्रांतिकारियों को, पैसा ही नहीं होता था और खतरा भी इतना होता था, और फिल्म देखना उस पूरे माहौल में विलासिता भी समझा जाता था, लेकिन भगत सिंह उसकी उपयोगिता को समझते थे।
चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर को 1.5 रुपए दिए 3 लोगों के 2 टाइम के खाने के, यानी कि 4 आने का 1 टाइम का खाना मिलता था, और 3 लोगों के लिए 1.5 रुपए दिए, शाम का खाना सुबह का खाना 3 लोगों का। भगत सिंह को पता चला कि एक फिल्म लगी है, उसका नाम है अंकल टॉम्स केबिन। जो फिल्म अमेरिका में जो गुलाम लोग हैं उनके साथ कैसी बर्बरियत होती है और उनका अपना राजनीतिक संघर्ष क्या है और उनकी जिंदगी में क्या जद्दोजहद है, इस पर बनाई गई है। तो भगत सिंह को लगा ये तो फिल्म बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें एक राजनीतिक चेतना भी लाती हैं। तो भगत सिंह ने माहौर से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, ये फिल्म लगी है, ये पैसे हमको दे दो और फिल्म देखने चलते हैं। तो माहौर आजाद के करीबी भी थे और दूसरा आजाद कमांडर इन चीफ थे, उनकी बात कैसे टाली जाए। तो माहौर ने मना किया कि भैया पैसे नहीं दे पाएंगे, आजाद ने पंडित जी ने दिए, हम कैसे दे दें। भगत सिंह ने कहा तुम एक बार हमसे पिट चुके हो, तुम्हारी धुनाई हो चुकी है, तो पैसे तो हम तुमसे ले लेंगे, तो पिटाई तुम्हारी फिर हो जाएगी, तो इससे अच्छा दे दो। तो माहौर ने वो पैसे दिए और भगत सिंह से कहा मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुमने मुझसे जबरदस्ती लिए पिटाई करके, मैंने तुम्हें दिए नहीं। तो भगत सिंह ने कहा कि अब जब मैंने तुमसे जबरदस्ती ले ही लिए हैं तो तुम ये बात भी मान जाओ कि मैंने जबरदस्ती तुमको टिकट लेने के लिए भेजा। तो ये लोग गए, माहौर को भगत सिंह ने भेजा कि जाओ टिकट लेके आओ, भीड़ बहुत थी, अब इनको टिकट ना मिले माहौर को। भगत सिंह इनको दांवपेच बताएं कि घुस जाओ, ऐसा करो, ले आओ, ला ही ना पाए। भगत सिंह अब खुद गए हैं, बस भीड़ में घुस गए हैं और टिकट लेके लौटे हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो गई कि वो 4 आने वाले टिकट खत्म हो गए थे, माहौर ने इतनी देर कर दी थी। तो अब टिकट मिले अठन्नी वाले, यानी अब जो 1.5 रुपया मिला था वो पूरा का पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। यानी शाम का खाना तो गया ही गया, सुबह का खाना भी गया। 1.5 रुपए तो दोनों वक्त के खाने के थे ना। तो खैर अब फिल्म देख ली, फिल्म बड़ी अच्छी लगी माहौर को, माहौर बड़ी तारीफ करने लगे, भाई तुम बड़ा अच्छा किया, तुम ले आए फिल्म दिखाने, अब बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। तो भगत सिंह ने कहा चलो अच्छा आप चलते हैं, तुम्हें तो बहुत खराब लगी ना फिल्म, तुम तो बड़े अनुशासित थे, चलो अब बीच में चलते हैं। माहौर ने कहा नहीं बीच में मत जाओ। फिल्म देख के ये लोग आए, अब बड़ी चिंता कि भाई आजाद को कैसे मनाया जाए। तो भगत सिंह ने तकरीर की फिल्मों की उपयोगिता पर, और ये जो फिल्म ये देख कर आए थे इसके राजनीतिक महत्व पर, और आजाद इतना प्रभावित हुए भगत सिंह की इस तकरीर से फिल्मों की उपयोगिता पर कि उन्होंने माफ कर दिया और उन्होंने फिर खाने के लिए कहीं और से इंतजाम किया और इस तरह से क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खैर हम जब क्रांतिकारियों के किस्से सुनते हैं जैसे काकोरी ही है, तो हमें ज्यादातर वो किस्से सुनाई पड़ते हैं जो प्लान सही से एग्जीक्यूट हो गया जी, या जो घटना में परिवर्तित हुआ जी। और ऐसे कई अनसुने किस्से रह जाते हैं जो जहां कुछ गड़बड़ हो गई हो, प्लान चौपट हो गया हो, किसी से कोई कोताही हो गई हो, कुछ ऐसा सुनाइए। बहुत होता था ऐसा, बल्कि ज्यादातर वक्त तो ऐसा ही होता था, क्योंकि फोन मोबाइल तो थे नहीं, जो एक बार जो योजना कहीं बन गई वो आप उसको उसी हिसाब से होना है, तो कोई एक इंसान ने भी अगर देर कर दी तो देर हो गई। तो देखिए जैसे हमने ये बताया कि पूरा प्लान था जोगेश दा को छुड़ाने का, और आखिरी मोमेंट पे चंद्रशेखर आजाद का बटुआ चोरी हो गया, उनकी जेब कट गई और प्लान चौपट हो गया। इसी तरह से ये जो हमने बात बताई कि भगत सिंह छुड़ाने के लिए गए बिस्मिल को लखनऊ में और पहरा बढ़ गया और नहीं छुड़ा पाए, या फिर तीसरी एक चीज है, जब भगत सिंह खुद गिरफ्तार हुए तो ये बिल्कुल प्लान बन गया कि भगत सिंह को और उनके साथियों को छुड़ा लिया जाएगा जेल से, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, चूंकि बमों से हमला करना था, तो बम बनाने शुरू हुए। तो लाहौर में बम बनाए जा रहे थे रावी के किनारे। अब वो टेस्ट करना, बम बनने का सबसे अहम मरहला होता है उसकी टेस्टिंग, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। और जब तक भगत सिंह थे जेल के बाहर, भगत सिंह की खास बात एक ये भी है कि भगत सिंह जब होते थे बम की टेस्टिंग में तो हमेशा बम वो खुद टेस्ट करते थे, उसमें बहुत खतरा होता था। तो अब जब भगत सिंह गिरफ्तार थे तो ये हुआ कि भाई टेस्टिंग होगी, तो सुखदेव राज, एक दूसरे सुखदेव, यानी ये सुखदेव नहीं, सुखदेव राज, विश्वनाथ वैशंपायन और भगवती चरण वोहरा, जिनकी पत्नी थी दुर्गा भाभी,
तो भगवती चरण वो ये 3 लोग गए रावी के किनारे बम की टेस्टिंग करने, उस बम की जो कि भगत सिंह को छुड़ाने के लिए जो लॉर्ड बम की बनाई गई थी, जिससे जेल पर रास्ते में हमला होना था। तो जब वो बम पिन निकाली भगवती बाबू ने, तो वो बम उनके हाथ में फट गया। अच्छा, बम बहुत जोरदार बना था, तो जैसे ही वो बम हाथ में फटा तो उनकी एक बाह उड़ गई, दूसरे हाथ की कलाई उड़ गई और उनका पेट पूरा फट गया था, तो आंतें बाहर आ गई। तो वो पूरा, और उसके बाद भी मतलब भगवती चरण वोहरा को क्रांतिकारियों ने वहीं रावी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। और ये खबर जब दुर्गा भाभी को मिली, आप सोचिए वो महिला कितनी स्ट्रांग महिला थी कि वो उसे भाई पति की मौत हो गई, दुख का मौका था, सबके लिए दुख का मौका था। लेकिन दुर्गा भाभी ने ये कहा कि प्लान बरकरार रहेगा, मेरे पति की डेथ हो गई तो हो गई, लेकिन ये प्लान नहीं बदलेगा। फिर बाद में फिर भगत सिंह ने खुद ही मना कर दिया, जब उन्हें ये पता चला कि भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, अब ये कोशिश बंद की जाए। तो वो कोशिश नहीं हुई। और ये वही दुर्गा भाभी हैं जब सैंडर्स की हत्या हुई है लाहौर में जी, तो भगत सिंह को लाहौर से निकाल करके लखनऊ होते हुए कलकत्ता पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी दुर्गा भाभी की थी। दुर्गा भाभी और उनके साथ में उनका छोटा सा बेटा शची राजगुरु नौकर बन के ये ट्रेन से आए हैं बाकायदा और कलकत्ता गए हैं। कलकत्ता में इन्हें सुशीला जी और भगवती चरण वोहरा मिले हैं इस तरह से। तो ये दुर्गा भाभी का भी एक बहुत अहम रोल है आंदोलन में। और आखिरी वक्त में मुबारक भाई वो भी दिल्ली के पास गाजियाबाद में बहुत ही बदहाली में रही हैं। आखिरी वक्त में उनसे कोई मिलने नहीं चाहता था। एक उनका गूगल करिएगा, एक इंटरव्यू मिलेगा उनका जिसमें वो कहती थी कि यार ये दिन देखने पड़े हमको आजादी के बाद। तो उससे तो वो लोग बेहतर थे जो 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 देश के लिए शहीद हुए, जिन्हें कम से कम ये हालत तो नहीं देखनी पड़ी देश की। तो ये तो हमने किया है अपने नायकों के साथ जी, और अपनी आजादी के साथ जी जी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये सब बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, इनकी भी एक जर्नी रही है, वो भी आप हम जैसे कॉमन पीपल रहे हैं और फिर क्रांति की तरफ मुड़े हैं। तो क्या ऐसा कोई निर्णायक बिंदु, कोई ट्रिगर पॉइंट उनकी इंडिविजुअल जिंदगी में, भगत सिंह हुए, आजाद, अशफाक, बिस्मिल, कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट रहा? अगर आप इस पर कोई रोशनी डाल सके, कोई किस्से, इसके एक चीज बहुत स्टोरी बता सके। ये एक बहुत अहम बात आपने पूछी है। एक बात सब में, सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं कि किसकी इंस्पिरेशन क्या है, लेकिन एक बात कॉमन है कि कोई विचार, कोई एक ख्याल, कोई एक थॉट जो है उसने जिंदगी बदल दी। और वो विचार किताबों से आई या किसी चीज को पढ़ के आई या किसी इंटेलेक्चुअल की बात सुन करके आई। तो अब जो हमारे देश में हो गया है कि बुद्धिजीवी होना गाली बता दिया गया है, किताबें पढ़ना जो है वो बिल्कुल खराब बात बता दी गई है, और असहमति का स्वर जो है उसको बिल्कुल ही कह दिया गया है कि बेकार की चीज है। आप देखिए कि अशफाक कैसे आए क्रांतिकारी आंदोलन में। उनके 7वें में थे वो, 1918 में मिशन हाई स्कूल शाहजहांपुर में पढ़ते थे। उनके स्कूल में छापा पड़ा मैनपुरी षड्यंत्र कांड के लिए, एक अप्रूवर आया जिसने कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाया। तो इनके एक साथी ने इनसे कहा कि अबे ये जो गिरफ्तार हुआ है राजाराम, ये कोई डाकू लुटेरा नहीं था, ये गुप्त समिति का मेंबर था। तो अशफाक ने उससे कहा मस्ती में, अबे तुम भी मालूम होते हो, तुम्हारी पुलिस से शिकायत कर देंगे, गिरफ्तार हो जाओगे। तो उस साथी ने अशफाक से कहा कि मैं पुलिस से नहीं डरता हूं, देश के लिए जान लुटाने को तैयार हूं। ये उसकी बात जो है ये अशफाक को लग गई कि मैं पुलिस से नहीं डरता, देश के लिए जान लुटाने को तैयार हूं। और फिर इनके एक टीचर थे जिन्होंने इन्हें वॉल्टर स्कॉट की लिखी एक नज्म पढ़ाई, लव ऑफ कंट्री, वतनी मोहब्बत, और एक कहानी सुनाई, होरेशस की कहानी सुनाना। हम जैसे लोग जब कहानी सुनाते हैं तो लोगों को लगता है ये कोई तफरी मजाक की चीज है। अशफाक ने होरेशस की कहानी सुनी, होरेशस की एक स्पीच थी उसमें। वो कहानी जब अशफाक ने सुनी तो एकदम उनके दिल में इंकलाब आ गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब हमें देश के लिए कुछ करना है, और देश में अगर मर मिटे देश के ऊपर, तभी जिंदगी जावेद हमको मिलेगी। यहां से अशफाक बन गए।
बिस्मिल कैसे बने क्रांतिकारी? बिस्मिल लाहौर षड्यंत्र कांड, जिसमें भाई परमानंद का जिक्र भी आया जब पहले वाले मामले में, परमानंद जी से प्रभावित थे बिस्मिल, चूंकि आर्य समाजी थे। तो लाहौर षड्यंत्र कांड के जो मुकदमे की जो पूरी कार्रवाई छपती थी अखबारों में, वो पढ़ा करते थे। अब परमानंद को फांसी सुना दी, हालांकि फांसी बाद में उनकी टल गई थी भाई परमानंद की, लेकिन सुना दी गई थी फांसी। तो बिस्मिल को बड़ा खराब लगा कि यार इतना महान क्रांतिकारी है, इसको फांसी की सजा दे दी गई। तो बिस्मिल को इस एक बात ने इतने गुस्से में लाया कि बिस्मिल यहाँ से इन्होंने समझ लिया कि हमें क्रांतिकारी बनना है। उसके बाद बिस्मिल गए 1916 की बात, सेम साल में कांग्रेस के अधिवेशन में गए, जहां उन्हें पता चला कि कोई क्रांतिकारी आंदोलन भी है, उसमें शामिल हुए और उसके बाद उनकी जर्नी शुरू हुई। भगत सिंह की जर्नी तो आप जानते हैं कि एक तो चूंकि जलियांवाला बाग का जो पूरा मामला था, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया, वो जो बंदूक बोने वाली घटना है। दूसरा, उनके घर में भी उनके चाचा जो थे अजीत सिंह, वो क्रांतिकारी थे, और प्लस उन्होंने उनका रुझान पढ़ने लिखने की तरफ था। तो वो जो मैगजीन उस जमाने की थी, उसमें पढ़ने भी लगे थे उनको और लिखने भी लगे थे, प्रताप में, प्रभा में, चांद में, कीर्ति में। तो इस तरह से उनका एक रुझान बना। तो कुल मिलाकर एक कोई घटना है जिसने, एक कोई थॉट है, कोई शब्द की चोट है जिसने दिल में एक शमा जला दी क्रांतिकारी होने की। जी। आजाद के बारे में तो बड़ी मशहूर उनकी घटना है कि महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए, उनको बेतों की सजा सुनाई दी गई। कुछ बेत पहने थे उनको, तो हर बेत पे वो कहते थे कि महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। नाम पूछा गया तो बताया आजाद, और घर पूछा गया तो बताया गया जेल खाना। तो ये तो थे चंद्रशेखर आजाद। और उसके बाद फिर बनारस चले गए थे संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत गरीब घर के थे। तो उस जमाने में क्या होता था कि ब्राह्मण थे, तो बनारस में ये माना जाता था कि चूंकि अगर पुरोहित का कर्म सीख लेंगे तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, तो संस्कृत पढ़ने के लिए गए। बनारस बहुत अहम शहर इसलिए था कि यूपी का जो पूरा क्रांतिकारी संगठन था वो बनारस में बहुत एक्टिव था। यानी बंगाल से एक तरीके से बंगाल गढ़ माना जाता था क्रांतिकारी आंदोलन का। और बंगाल के कुछ क्रांति, यानी बंगाली, जो बनारस में जो बंगाली समुदाय था उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे। तो वहां प्रवेश कुमार चटर्जी थे, वहां और भी लोग थे। आजाद उनके संपर्क में आ गए और वहां से उनकी एक जर्नी शुरू हुई क्रांतिकारी जीवन की। और बहुत शुरू में ही वो, चूंकि इन लोगों के साथ, आजाद के साथ एक खास बात यह है कि वो दोनों पीढ़ियों के साथ काम किया है, वो एक ब्रिज है। उन्होंने काकोरी एक्शन में भी हिस्सा लिया था, यानी वो शामिल थे उन 10 लोगों में जिन्होंने खजाना लूटा है। और उसके बाद जब अशफाक और बिस्मिल को फांसी हो गई, तो जब दोबारा से एचआरए का गठन हुआ तो कमांडर इन चीफ बने चंद्रशेखर आजाद। तो दोनों के साथ, भगत सिंह के साथ भी काम किया और अशफाक और बिस्मिल के साथ भी काम किया। तो बाकी चीजें हमें लगता है कि कल जो लोग सुन रहे हैं, हमें 6:30 बजे से हमारा शो है। हमारे प्रोफाइल के बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर दीजिए और देखिए, आप कुछ और किस्से सुनाई देंगे, कुछ और किस्से, उम्दा किस्से और बेहतरीन ढंग से सुनाई देंगे। ये बताइए किस्से सुनाना जरूरी क्यों? कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई किस्से ही तो है इतिहास के, क्यों हम सुने क्रांतिकारियों के? ठीक है, हो गया, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका आदर है, सम्मान है, बट ये किस्सा गोई की शक्ल में जब आप जैसे लोग इनको पहुंचाते हैं, ये इतना जरूरी क्यों है? कुछ लोगों को ये चीज समझने में थोड़ी मुश्किल रहती है। मैं चाहूंगा आप इस पर जरूर अपनी राय रखें, बताएं कि ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए, इसलिए कहानी को, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द में ताकत है, शब्द की चोट बड़ी जोरदार होती है। कबीर ने अपने पदों में जिक्र किया है इसका कि शब्द की चोट से जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल। भगत सिंह क्या करते थे? भगत सिंह तो बहुत किताबें पढ़ते थे। उनके साथियों में बहुत सारे लोग थे जो बहुत आम घरों से आते थे, पढ़ने लिखने का उतना शौक नहीं था। भगत सिंह सबके लिए जो किताबें पढ़ते थे, खुद उनको कहानी के फॉर्म में सुनाते थे। यानी भगत सिंह भी एक तरह के किस्सा गो थे। भगत सिंह ने जो जीवनियां पढ़ी थी महान लोगों की, महान क्रांतिकारियों की, अपने साथियों को उन्हें कहानी के फॉर्म में सुनाते थे। ये महौर ने भी लिखा है, ये शिव वर्मा ने भी लिखा है, ये उनके तमाम साथियों ने लिखा है। एक बात तो ये है, क्योंकि ये कहानियां जब आप पढ़ते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं, एक चीज तो ये। दूसरा, हम देखें कि महात्मा गांधी, अगर हम क्रांति से थोड़ा हटे, महात्मा गांधी की तरफ आए, उनकी जिंदगी में भी वो सत्य की बात कहां से सीखे? उन्होंने एक नाटक देखा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र,
और वो उनके मन पे ऐसा लगा कि सत्य उनके जीवन का एकदम ध्येय बन गया। तो कहानियां सुनाना बहुत अहम है, क्योंकि कहानी आपको बिल्कुल आहिस्ता से बदल जाती है। यानी ज्ञान भी आपको बदलता है अगर कोई ज्ञान आपके सामने दे, लेकिन ज्ञान थोड़ा सा रूखा है, उसको लेना उतना आसान नहीं है। कहानी के फॉर्म में जब कोई बात कही जाती है तो वो आसानी से समझ में आती है और वो बहुत ही नाजुकी से आपके दिल के अंदर कोई इंकलाब पैदा कर जाती है। तो कहानी ही तो थी होरेशस की जिसने अशफाक उल्लाह खां को बदल दिया। कहानी ही थी सत्य हरिश्चंद्र की जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया। कहानी ही थी जलियांवाला बाग की जिसने भगत सिंह को बदल दिया। और कहानी ही है भगत सिंह की और अशफाक उल्लाह खां की और चंद्रशेखर आजाद की और महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की, जो हम जैसे लोगों को ये तहरीक देती है कि हाँ, काम अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है जिसमें सब लोग एक साथ बढ़कर शामिल। तो ये एक खास बात है। तो ये, और एक आखिरी बात, आज के दौर में तो हम इतना बट गए हैं ना, हमने अपने हीरोज को, अपने नायकों को भी बांट लिया है कि जो महात्मा गांधी को मानता है वो भगत सिंह को कहता है हम नहीं मानते, जो भगत सिंह को मानता है वो कहता है महात्मा। भाई, एक कॉमन कॉज के लिए, एक मकसद के लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे थे और सब अपने मन में अगाध श्रद्धा लिए हुए थे एक दूसरे के प्रति। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। शिव वर्मा ने लिखा है कि जब उनको ये पता चला कि पंजाब से कोई उनसे मिलने आ रहा है, अब ये लोग आपस में दूसरे को जानते नहीं थे, जो अलग अलग जगहों पर रहते थे, तो शिव वर्मा और जयदेव कपूर साथ में रहते थे। इनको लगा पंजाब से कौन मिलने आ रहा है, हमको कौन जान, ये लोग कानपुर में थे तब, इनको लगा हमको कौन जानता है कानपुर से बाहर, और दिल्ली लोग जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं, पंजाब से कौन आ रहा है। ये लोग डर गए। अब भगत सिंह आए तो शिव वर्मा ने लिखा है कि हमारे कमरे पर एक चरखा था बापू का, जो हमें बड़ा अजीज था और जो राष्ट्रवादी भावना का परिचायक था। हमने जब सारे कागज पत्तर छुपाए तो उस चरखे को भी छुपा दिया, जबकि चरखे का होना कोई ऐसी नुकसानदायक बात नहीं थी, लेकिन शिव वर्मा लिखते हैं कि राष्ट्रवादी तो था ही, तो हमने उसको भी छुपा दिया। तो आप देखिए कि चरखा है शिव वर्मा के पास और जयदेव कपूर के पास उनके कमरे में। और भगत सिंह क्या कर रहे थे, अगर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं तो ये गांधी का ही रास्ता है ना सत्याग्रह का, या काकोरी के अभियुक्त भी अगर वो कर रहे हैं, या आजाद अगर प्रेत पढ़ने पर महात्मा गांधी की जय बोल रहे हैं, ये क्या बात है। तो बात इतनी सी है कि हम ये समझें कि इन कहानियों से हमें क्या सीखना है। यहाँ तो नैरेटिव ही ऐसा होता है कि गांधी वर्सेस सुभाष और गांधी वर्सेस अम्बेडकर, कुछ भी। ये अगर आज का मीडिया होता ना मुबारक भाई, तो वो सुखदेव को भगत सिंह का दुश्मन साबित कर देता और अशफाक और बिस्मिल में लड़ाई लगवा देता और नेहरू और गांधी में तो लगवा ही देता और जाने क्या क्या करता। अरे भैया, 50 चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में हमारी सहमति होती है, बहुत सारी चीजों में नहीं होती है। नहीं होती, बिल्कुल। एक नॉवेल था विक्टर ह्यूगो का, उसको लेके बहस कर रहे हैं भगत सिंह और सुखदेव। एक क्रांतिकारी को लेकर उसमें किसने सही की, एक भगत सिंह कह रहे हैं सही किया उसने और सुखदेव कह रहे हैं कि नहीं किया सही, और बड़ी जबरदस्त बहस हो रही है, कोई नहीं आप एक दूसरे की बात मान रहा है और आखिर में असहमति के साथ वो बात छोड़ी जा रही है। लेकिन दोस्त थे बहरहाल दोनों। सुखदेव ने भगत सिंह को यहां तक कह दिया कि भाई तुम परमानंद की तरह क्यों करते हो, तुम एक्शन में क्यों नहीं जाते हो। भगत सिंह को बात बुरी लग गई, भगत सिंह एक्शन में चले गए। लेकिन भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि भाई सुखदेव बड़े गड़बड़ आती, सुखदेव ने ये नहीं कहा कि हाँ भगत सिंह ने ऐसा किया या वो किया। दोस्त थे भाई। और वोहरा जिसने की गवाही दे दी क्रांतिकारियों के खिलाफ, उस वोहरा ने भी अपने कन्फेशन में अपने साथियों की तारीफ ही की। उसने कहा कि नहीं ये सब महान लोग हैं, और कोर्ट में भगत सिंह से मिलकर रोने लगा वो भगवती वो हंसराज वोहरा, और भगत सिंह ने उसको माफ किया। और माहौर ने खुद लिखा कि वो बढ़िया आदमी था, भला आदमी था, पता नहीं क्या मजबूरी थी, गवाही दे दी, लेकिन वो भला आदमी था, उसने नहीं पहचाना, परेड में पहचानने से इनकार कर दिया। तो यानी वो इस बात को भी समझते थे कि हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मानवीय कमजोरियां होती हैं, हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सबको देना चाहिए।
यहाँ तो नेहरू की सिगरेट पीती हुई फोटो दिख जाए तो लोग उनको दुष्चरित्रवान साबित करने में लग जाते वो हैं। यही है ना, वो एक ही बात है कि हम सिर्फ सिगरेट देख, हम ये नहीं देख पाते कि उस आदमी ने क्या क्या किया और कितने दिन वो जेल में रहा और क्या खूबसूरत किताबें लिखी और कैसे। नेहरू का किस्सा तो ये है मुबारक भाई की जी 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 नेहरू के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, साइमन कमीशन जब आ रहा था तो उसके बरक्स एक नेहरू कमेटी की रिपोर्ट तैयार की जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। पूरी कांग्रेस में सब लोगों ने बड़ी पसंद की, बड़ी मेहनत की थी मोतीलाल नेहरू ने। सिर्फ 2 लोग थे उस रिपोर्ट का विरोध करने वाले। आपको पता है वो 2 लोग कौन थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने बाकायदा अपने पिताजी के खिलाफ, मोतीलाल नेहरू के खिलाफ जाके कन्विंस किया लोगों को कि ये रिपोर्ट गड़बड़ है, इसमें ये कमियां हैं। और ये काम नेहरू और सुभाष साथ साथ कर रहे थे। तो ये तो नेहरू थे जो मोतीलाल नेहरू के साथ नहीं थे जब उनका मतभेद था नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर। तो बात हम क्या देखते हैं किसी में, हमारा अपना नजरिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है। वरना तो हम यही देख लें कि भाई ये ना देखें कि नेहरू कितने बड़े नेता थे, ये देखें कि वो सिगरेट पीते थे, क्या है। बस नेहरू वर्सेस पटेल भी एक नैरेटिव चलता है। जी बिल्कुल। पटेल की चिट्ठियां आप देखें, पटेल पर जो लिखा गया है वो देखें। बड़ा सार्वजनिक जीवन जब आप 30 साल 40 साल साथ में गुजारते हैं तो उसमें हर मौके पर सहमति या हर मौके पर एक जैसी सोच संभव नहीं होती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपस में एक दूसरे की बनती नहीं। और दूसरी बात यह है कि सहमत ना होते हुए भी हम साथ में, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अशफाक उल्लाह खां सहमत नहीं थे कि काकोरी एक्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, पुलिस पकड़ लेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जब सहमति बन गई, प्रस्ताव पास हो गया, तो असहमत होते हुए भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। वो खजाना उन्होंने ही तोड़ा और फांसी पे चढ़े वो अंततः। तो ये तो आपस की एक बात थी कि असहमत होते हुए भी एक मकसद के लिए हम साथ खड़े हैं। और जब वो लोग साथ खड़े थे तो हम कौन हुए उनको अलग करने वाले और उनके बीच ये लड़ाई करने। बिल्कुल। 1 घंटे की जो इंस्टा की समय सीमा होती है वो खत्म होने ही वाली है। किसी का कोई सवाल हो दिलचस्प तो अपन ले लेते हैं। किसी को हिमांशु भाई से कुछ पूछना हो। और मैं सबसे कहूंगा कि कल हिमांशु भाई का जो शो है, जो दास्तान गोई है, वो जरूर देखें। इनके इंस्टा के बायो में लिंक है, जाइए वहां से रजिस्टर कीजिए, जरूर देखिएगा। आपका समय भी सही गुजरेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो समा होगा वो तो खैर आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। और जब कभी ये सब ठीक हो जाए, माहौल कोरोना वोरोना दुनिया से दफा हो जाए, तो एक बार रूबरू जरूर सुनिएगा हिमांशु भाई को। मेरी गारंटी है कि आप फिर बार बार चाहेंगे। ये कोई पूछ रहे हैं आपसे कि सर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किस नेता ने किया? मेरे ख्याल से तो शायद एक क्रांतिकारी पूछना चाहते होंगे। नेता को हम लीडर मान लेते हैं। मतलब मतलब हमारे पास तो इतने नेता हैं और इतने महान नेता हैं कि उनमें से कोई एक चुना ही नहीं जा सकता। उन सबका अपना योगदान है और सब अपने, जब सबकी हम कहानियां पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सब ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देने वाले हैं। तो शेर सुनना है तो हम अशफाक उल्लाह खां का शेर सुनाते हैं। नेहा जी को शेर सुनना है, सुना दीजिएगा। जी जरूर। शेर अशफाक उल्लाह खां का है कि ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। अबस यानी बेकार। अशफाक ने जेल से ये गजल लिख के भेजी थी कि झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। तो ये अशफाक का शेर है। क्या बात है। और ये शेर मतलब ऐसे स्कूलों कॉलेजों में दीवारों पर चौराहों पर सब जगह लिखवा देना चाहिए। ये बहुत अहम बात बताई आपने। हमें आज तक ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ स्कूलों में भगत सिंह के लेख क्यों नहीं पढ़ाए जाते, अशफाक की जेल डायरी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। जब हम इतना मानते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो देशभक्त हैं, तो क्यों नहीं हम उनके निबंध पढ़ाते। भगत सिंह ने मीडिया पर क्या लिखा है, प्रेस। और एक चीज और, ये किताबें
उपलब्ध है। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज 350 रुपए के मिल जाएंगे आपको। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है सब है उसमें। अशफाक की जेल डायरी मिल जाएगी, बिस्मिल की आत्मकथा मिल जाएगी। ये पढ़ते भी नहीं है लोग, और स्कूलों में भी सरकारें नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती भाई? इनको लगाया जाना चाहिए ताकि पता तो चले कि हाँ ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जो जोश में कुछ कर गए, इनके पीछे इनका मकसद था, एक सोचा समझा विचार था। और उस विचार के पास हम तभी आ पाएंगे जब उस विचार को जानेंगे। तो ये मेरी एक चिंता रहती है। इसीलिए कहानी सुनाते हैं हम, कि कोर्स में नहीं है तो क्या हुआ, हम कहानी सुनाकर ही पहुंचाएंगे। ये आप बेहद शानदार काम कर रहे हैं, और खैर आप भी कभी याद किए जाएंगे इन्हीं वजहों से कि आपने जो हमारा इतिहास है, जो विरासत है, वो आगे पहुंचाई है। और इंस्टा हमारा बंद ही होने वाला है, तो हम प्रॉपर, वैसे एब्रप्टली कट ना हो तो प्रॉपर विदा लेते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे ललन टॉप पे। आप आते रहते हैं। सहज लिया जाए तो बेहतर है, अगर इसको सेव कर लिया जाए। हाँ, सहज लिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें, सहज लिया जाएगा, आप तक भी पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, इतना कुछ अच्छा बताया। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर से।